स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए अब बात करते हैं सीरिया की। सीरिया में बशर अल असद के शासन के अंत से वहां की जनता काफी खुश है। शुक्रवार को देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने जुलूस निकालकर असद शासन के अंत का जश्न मनाया। लेकिन सीरिया की समस्या खत्म नहीं हुई है। एक तरफ इजरायली हमलों का उसे शिकार होना पड़ा, तो वहीं कुर्द विद्रोहियों और तुर्की समर्थित विद्रोहियों के बीच हिंसा भी चिंता का एक बड़ा कारण है। ये रिपोर्ट देखिए। बशर अल असद के परिवार के 5 दशक के शासन से छुटकारा भले ही सीरिया के लोगों के लिए राहत और खुशी की वजह हो, लेकिन सत्ता हस्तांतरण में वैश्विक शक्तियों की दिलचस्पी परेशानी का कारण भी बनी हुई है। शुक्रवार को देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने जुलूस निकालकर असद शासन के अंत का जश्न मनाया। राजधानी दमिश्क की उमैया मस्जिद में हजारों लोगों ने नए अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद अल बशीर के नेतृत्व में जुमे की नमाज अदा की। असद राज के खत्म को आज़ादी मानने वाले सीरिया के आवाम के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। इसमें गोलान की पहाड़ी की दिशा से इजराइल से मिलने वाली चुनौती से सिर्फ सीरिया ही नहीं, दुनिया के कई देश चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इजराइल ने अपनी सेना को गोलान हाइट्स पर दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र की निगरानी वाले बफर जोन में सर्दियों के दौरान रहने का आदेश दिया है। असद के देश छोड़कर फरार हो जाने के कुछ ही घंटे बाद रविवार को इजराइल ने गैर फौजी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। साथ ही कई इलाकों में भीषण हमले शुरू कर दिए। कथित रासायनिक हथियारों के भंडार से लेकर वायु रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है, ताकि उन्हें विद्रोहियों के हाथ में जाने से बचाया जा सके। इजराइल का कहना है कि उसकी सीमा और बफर जोन में सैनिकों की तैनाती अस्थायी है और उस समय तक रहेगी जब तक 1974 युद्ध विराम समझौते के संदर्भ में सीरिया में सेना की स्थापना नहीं हो जाती और सीमा पर सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती। इस बीच तुर्की के कुर्द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तुर्की और इस्लामी समूह का हमला जारी रहता है तो देश में खूनी युद्ध का एक और दौर शुरू हो सकता है। तुर्की कुर्दों की सेना एसडीएफ और इससे जुड़ी पीकेके को आतंकी संगठन मानता है, जबकि अमेरिका एसडीएफ को आतंकी नहीं बताता है और उन्हें सैन्य मदद भी देता है। सीरिया में तुर्की और अमेरिका अक्सर एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। इस बीच दोनों ने स्थिरता बहाली और आतंकियों को खदेड़ने में सहयोग का भरोसा दिया है। इधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीरिया में फंसे अब तक 77 भारतीयों को निकाले जाने की बात कही है। हर्षवर्धन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मैप के जरिए थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सीरिया में अंतर क्या आया है। ये सीरिया के 2 मैप हम आपको दिखा रहे हैं। एक मैप ये है नवंबर 27 का, जब वहां पर बशर अल असद का शासन था। दूसरा मैप ये है दिसंबर 8 का, जब बशर अल असद का शासन वहां पर गिर गया। लेकिन फर्क क्या आया? अगर हम नवंबर 27 की बात करते हैं तो ये जो लाल रंग का आप इलाका देख रहे हैं, इस इलाके में बशर अल असद का शासन हुआ करता था। जो असद की सेनाएं हैं, सीरिया की जो सरकारी सेनाएं थीं, उनका इन इलाकों में कब्जा हुआ करता था। और ये जो पीला कलर का आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुर्द विद्रोहियों का ये इलाका है। अमेरिका इसको समर्थन देता है, इनको सैन्य सहायता देता है, और ये कुर्द विद्रोहियों का इलाका है। और जो ये हल्के से हरे रंग में आप देख रहे हैं, ये तुर्की समर्थित विद्रोहियों का इलाका है। ये भी तुर्की समर्थित विद्रोहियों का इलाका है। और अभी जिन लोगों ने सीरिया में कब्जा किया है एसटीएस के नेतृत्व में, उनका यहाँ कब्जा हुआ करता था, इधर इदलिब में। इदलिब से ये यहाँ से निकल के आए, इन्होंने अलेप्पो, होम्स, हमा, इन शहरों पर इन्होंने हमला किया। और उसके बाद क्या कुछ सिचुएशन बदली, आप इस मैप को देखिए। ये जो अब ये हरे रंग का पूरा ये आप देख रहे हैं, इन सब जगहों पे जो एसटीएस समर्थित जो लोग अभी वहां पर शासन कर रहे हैं, जिन्होंने असद को तख्ता पलट किया था, उनका इन जगहों पे अभी कब्जा है। और ये जो नीला हरा है वो तुर्की समर्थित विद्रोही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि इनको भी एक तरह का नैतिक समर्थन तुर्की से प्राप्त था, तो ये और ये जो विद्रोही हैं, ये मिलके इस वक्त वहां पर शासन चलाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये जो लाल रंग का इलाका है, यहां पर अभी भी असद की सेनाओं का इस इलाके पर कब्जा है। और उसके अलावा ये जो काले रंग आप देख रहे हैं, इन जगहों पे इस्लामिक स्टेट का कब्जा है। और जो ये सफेद रंग में आप देख रहे हैं, इन जगहों पे भी विभिन्न विभिन्न विद्रोही हैं, और इनके बारे में अभी साफ नहीं है कि क्या ये एसटीएस समर्थित जिन लोगों ने अभी कब्जा किया है उनके साथ हैं या नहीं है।
ये जो नीला कलर आप देख रहे हैं, ये गोलान हाइट का इलाका है, यहाँ इजराइल का कब्जा है और पहले भी यहाँ इजराइल का कब्जा था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इजराइल ने लगातार अपना कब्जा यहाँ पर बढ़ाया है। गोलान हाइट में जो बफर जोन हुआ करता था सीरिया और इजराइल के बीच में, उस बफर जोन को भी इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया है और ये तक इजराइल के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इजराइल इस बफर जोन से आगे बढ़ रहा है। और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि इजराइल अब जो यहाँ दमिश्क है वहाँ से कुछ ही दूर पे है। हर्षवर्धन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हर्षवर्धन जी, अगर हम सीरिया की बात करें तो अभी वहाँ पर काफ़ी खुशी का माहौल है। एसटीएस के नेतृत्व में जिन विद्रोहियों ने बशर अल असद के शासन का तख्ता पलट किया, वो लोग वहाँ पर जश्न मना रहे हैं, लेकिन चुनौतियाँ काफ़ी हैं। क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल। जब भी किसी तानाशाह का इस तरह से जाना होता है तो ये स्वाभाविक है कि जो लोग इतने दशकों से वहाँ पर पीड़ित थे वो जश्न मनाएंगे, वो खुश होंगे। लेकिन जिस तरह से सीरिया में, जिसका आप कभी जिक्र कर रहे थे, जिस तरह से सीरिया बटा हुआ है, कोई सेंट्रल पावर नहीं है, पावर स्ट्रक्चर नहीं है जो इतने सारे ग्रुप्स को एक साथ लाकर एक गवर्नेंस की रूपरेखा भी वहाँ दे पाए, वो मुझे लगता है अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि जब इस तरह के देश टूटते हैं या इस तरह की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो खत्म होती हैं, सेंट्रल कंट्रोल खत्म होता है, तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम हमने पहले इतिहास में देखे हैं। तो वही मुझे लगता है ऐसा हो सकता है यहाँ पर रिपीट हो, क्योंकि अगर जल्द से जल्द इस पावर वैक्यूम को नहीं भरा गया तो ये जो अंदरूनी लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई, ये और ज्यादा प्रबल होगी। बाहर की जो पावर्स हैं जो वहाँ पर अभी आज जिसका आप जिक्र कर रहे थे, अपनी पकड़ बनाने के लिए लगी हुई हैं, वो और ज्यादा प्रखर तरीके से काम करेंगी और अंत में सीरिया एक फेल स्टेट के तौर पर बनता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, बहुत गंभीर हैं। एक जो समस्या है वो और दिखती है कि जो कुर्दों का इलाका है और वहाँ पे जो कुर्द विद्रोही हैं, उनको तो अमेरिका का समर्थन रहा हुआ है लंबे समय से और अमेरिका उनको हथियार और दूसरी सहायता भी मुहैया कराता है। उनकी तुर्की समर्थित विद्रोहियों से नहीं बनती है, तुर्की से उनकी नहीं बनती है और वहाँ पर कई हिंसा की ऐसी घटनाएं हो रही हैं तुर्की समर्थित विद्रोहियों और कुर्दों के बीच में। ये कितना बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि तुर्की भी कहीं ना कहीं इस पर हस्तक्षेप करता है। जी बिल्कुल। और तुर्की ने तो हमेशा से सीरिया में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। हमने देखा कि किस तरह से तुर्की पहले चाह रहा था कि कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो जाए, काफी पुश कर रहा था साथ को नेगोशिएट करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। और अभी जब तक असद सत्ता में बने हुए थे तब तक दोनों तरफ के विद्रोही, चाहे वो तुर्की समर्थक हों या तुर्की के खिलाफ वाले विद्रोही हों, उनका एक मकसद था कि असद को हटाना है। अब जब असद चले गए हैं तब समस्या ये है कि तब दोनों ही तरफ से अपने अपने जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं वो बाहर हैं। जो कुर्द जो विद्रोही हैं, उनका मकसद हमेशा से रहा है कि वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो नहीं चाहते टर्की में रहना, टर्की का किसी तरह से एंगेजमेंट करना। टर्की उनके लिए बहुत एक एग्जिस्टेंशियल चैलेंज है। और दूसरी तरफ टर्की के लिए भी कुर्द विद्रोही एक तरह से एग्जिस्टेंशियल चैलेंज है, क्योंकि अगर कुर्द सेपरेटिज्म और फैलता है तो वो टर्की को भी कहीं पर अंदरूनी तौर पर उसमें इफेक्ट करेगा। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के सामने रखी। और इसी के साथ अपने इस